नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और हम लोग देख रहे हैं बेसिक ऑपरेशंस ऑन नंबर संख्या का मौलिक संक्रियाएं। वो भी हम लोग पिछले कक्षा में जोड़ का देख लिए थे, एडिशन का देख लिए थे। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन का देख रहे हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो जेड टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी कंपटीशन में लगभग पूछे जाते हैं संख्या पर प्रश्न। और ये हम लोग बेसिक ऑपरेशन मौलिक संक्रियाएं देख रहे हैं। और पहला है उसमें नियम समवर्क नियम, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे कि आपका यदि a इंटू बी है तो ये आपका घनपूर्ण संख्याएं होंगी। और हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे कि ए बी सी जो भी लेंगे नंबर, वो आपके सभी यदि ए बी सी धनपूर्ण संख्याएं हों, धनपूर्ण संख्याएं हों। धनपूर्ण मतलब पॉजिटिव हो और होल नंबर हो, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू धनपूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। जैसे यदि हम लोग ये जानना चाहें इसका एग्जाम्पल कि माना कि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो बहुत बड़ा सेट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना ही नहीं, आप जितना सोच सकते हैं उतना आप इसमें लिख सकते हैं। ये खाली स्थान है, इसका मतलब जितनी मर्जी आप 10 करोड़ 10 लाख 10 अरब जो लिखना आप लिख सकते हैं इसमें। माना कि हम ए बराबर इसी सेट से ले लिए कोई शब्द, ए बराबर हम लोग ले लिए 2 और बी बराबर 5 इसी से ले लिए, एन से ही ले लिए। और अब हम लोग क्या करेंगे कि ये इंटू बी कर देंगे, तो ये इंटू बी मतलब 2 इंटू 5, और 2 इंटू 5 बराबर क्या आ गया 10। और 10 आप देखिए घूम फिर के कहाँ आ गया, नेचुरल नंबर में आ गया, इसी सेट में। आप दो संख्या इसी सेट से लिए थे, एन से लिए थे, ए और बी। आप उसमें गुना कर दिए और गुना करने के बाद देखिए जो गुणनफल आया वो आपका फिर पुनः एन में आ गया। तब हम लोग इसको कहते हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, लागू होता है यहाँ पर। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लें कि ए बराबर 3 और बी बराबर 7। देखिए ए बराबर 3 इससे ही लिए और बी बराबर 7 इससे ही लिए। अब हम ज़्यादा ए इंटू बी कर दें, 3 गुने 7 बराबर 21। बोलिए एन में है, एन में है, हाँ है। तो इसको बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 तो आ जाएगा ना। तो बोलिए ये किस में आ गया, आपका आ गया आपका नेचुरल नंबर में। तो यहाँ भी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करता है, होल्ड करता है। तो हम लोग क्या सीखे, क्लोजर प्रॉपर्टी किसको कहते हैं कि दो संख्याएं लें यदि और उसमें कोई भी ऑपरेशन करें, जोड़ करें, गुना करें, तो यहाँ हम लोग गुना देख रहे हैं, और गुना करने के बाद वो पुनः उसी सेट में आ जाए, तो इस तरह के प्रॉपर्टी को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम मतलब यदि दो संख्या है ए और बी धनपूर्ण संख्याएं हैं, यदि तो ए और बी धनपूर्ण संख्याएं हैं, तो कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। मैं एडिशन में देखते थे प्लस लेते थे, यहाँ हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। एग्जाम्पल के तौर पे बोल दिया जाए कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज 6 इज इक्वल टू 6। तो इसी को कौन लॉ कहते हैं, इसी को कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ में आप क्या पढ़े कि सिर्फ अंतर होता है स्थान का, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये बस आपका स्थान चेंज किया, इसी को कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 किस लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है,
या तो कौन लॉ इसको कह सकते हैं, आपका 2-4 नाम दे देगा, तो आप ध्यान रखेंगे उस समय आपको कम्यूटेटिव लॉ में टिक करना है या क्रम विनिमय नियम में टिक करना है। नेक्स्ट है गुणन का साहचर्य नियम। हम लोग मल्टीप्लिकेशन का देख रहे हैं, तो साहचर्य नियम में हम लोग देखे थे कि 3 ठोक धनपूर्ण संख्या हों, ए बी सी 3 धनपूर्ण संख्याएं हों, और इसमें हम लोग ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, सिर्फ और सिर्फ फर्क होता है तो ब्रैकेट का। यहाँ देखिए लास्ट 2 ब्रैकेट पर है, लास्ट 2 पर ब्रैकेट है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट 2 पर ब्रैकेट है। सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट का अंतर हो तो उस समय हम लोग कहते हैं वो कौन रूल को फॉलो कर रहा है, वह कौन नियम है, तो साहचर्य का नियम है या तो एसोसिएटिव लॉ है। एग्जाम्पल के रूप में बोल दिया जाए कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, लेकिन सिर्फ आप देख रहे हैं कि सिर्फ ब्रैकेट का जब फर्क हो जाता है तो उसको कौन लॉ कहते हैं, उसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। जैसे आप देख सकते हैं कि 2 गुने ये हो गया 15 और ये हो गया 6 गुने 5। आप देखेंगे कि ये भी 30 हुआ तो ये भी 30 हो गया, तो सिर्फ ये लिखने का जो स्टाइल चेंज हुआ। आप देख रहे हैं लास्ट 2 पर ब्रैकेट है और यहाँ फर्स्ट 2 पर ब्रैकेट है, तो लिखने का सिर्फ जो आप स्टाइल चेंज किए उसी को कहते हैं कौन लॉ, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो इसके लिए कितने संख्याएं आपको चाहिए, 3 संख्याएं चाहिए, ए बी और सी। कॉम्यूटेटिव के लिए आपको 2 ही संख्याएं ही सिर्फ चाहिए। तो आइए और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वितरण का नियम। वितरण का नियम ये आपका क्वेश्चन को बहुत आसान बना देता है यदि ये नियम को हम लोग लागू करके बनाते हैं प्रश्न को। तो जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि 2 गुने 6 जोड़ 10 गुने 6, तो आप यहाँ देख रहे हैं दोनों जगह, आप इसमें से दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं। आप देखिए 0.6 और 0.6 यहाँ भी है, आप देख लीजिए 0.6 और 0.6 है ना, यहाँ भी है, तो 0.6 निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया 2 + 10, तो ये हो गया कितना 12 गुने 6 बराबर कितना हो गया 72। आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये छोटा सवाल था इसीलिए आपको आसान लगा, बड़ा बड़ा सवाल भी हम लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं, गुना करने से हम लोग बच सकते हैं। जैसे यदि बोल दिया जाए कि एक और एग्जाम्पल है कि 3 गुने 97 जोड़ 97 गुने 4। आप देखिए 97 दोनों में है ना, तो दोनों में 97 आ गया। अब 3 और जोड़ कितना हो गया 4, तो 97 गुने 7 आप गुना कर दीजिए, जो आया आंसर आ गया। तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ ए प्लस बी, इस तरह देख लीजिए कि ए इंटू बी प्लस सी, तो यहाँ 2 प्रकार का साइन आ गया। कौन साइन आ गया कि आपका गुना भी है और जोड़ भी है। अभी ऊपर में जितना भी संख्या देख रहे थे तो चाहे तो गुना ही होता था, देखिए गुना है तो हर जगह गुना था, इससे पिछला वाला में भी हर जगह गुना था, लेकिन यहाँ पर आपका दोनों चीज़ एक साथ आ गया, ये गुने बी प्लस सी, तो गुना और जोड़ दोनों आ गया। आप 2 ब्रैकेट बना लीजिए और उन दोनों ब्रैकेट के बीच में वो साइन दीजिए जो यहाँ पर है, जो ब्रैकेट के बीच में है, आप बंद दे दिए। अब यहाँ इसको गुना कर दीजिए तो क्या हो गया ए गुने बी और फिर यहाँ हो गया ए गुने सी। तो इस तरह के प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब है गुणन तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी माना कि कोई एक धनपूर्ण संख्या है, आप कोई एक संख्या है, आप यहाँ पर इसमें क्या गुना करें, क्या गुना करें ताकि रिजल्ट नहीं बदले, ताकि रिजल्ट नहीं बदले। इसी तरह हम लोग मैं उसमें भी पढ़े थे एडिशन में। तो बताइए कि यहाँ पर आप क्या गुना करेंगे ताकि ये ही रह जाए, यहाँ ये है तो यहाँ भी ये ही रह जाए। आप यदि 0 से गुना करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 से गुना नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ क्या किससे गुना करेंगे ताकि रिजल्ट नहीं बदले, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 1 से यदि गुना करते हैं
तो इसका रिजल्ट नहीं बदलता है। तो यहाँ पर जो 1 आप देख रहे हैं, तो 1 जो हो गया वही आपका हो गया गुणन तत्समक, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन हुआ कि क्या गुना करें, तो क्या गुना किए हम लोग 1, तो यही जो हुआ आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। तो गुना में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 होता है। गुना में गुणन तत्समक हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। गुना में गुणन तत्समक हमेशा 1 होता है। अब गुणन प्रतिलोम क्या है कि ये में आप बता दीजिए कि क्या गुना करें, ये में क्या गुना करें ताकि रिजल्ट आपका हमेशा 1 हो जाए। रिजल्ट में क्या गुना करें, इसमें इस बॉक्स में क्या गुना करें ताकि रिजल्ट 1 हो जाए। तो आप बताइए, ये है, आप खाली स्थान यहाँ बना दिए और यहाँ रिजल्ट क्या आ जाना है 1। तो आप बताइए इसमें क्या भरेंगे, -1, तो -1 करेंगे तो -a² हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो 1/, गुना करेंगे, ये और ये कट जाएगा तो बोलिए क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 1/, जो हुआ यही हो गया आपका गुणन प्रतिलोम आपका हो गया 1/a। तो ये का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, a का गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 1/a। यदि बोल दिया जाए कि 2 का गुणन प्रतिलोम आप ज्ञात करिए, तो 2 में क्या गुना करें ताकि रिजल्ट 1 आ जाए, तो आप इस बॉक्स में जो गुना करेंगे वो गुना करेंगे 1/2। तो 2 और ये 2, ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 1। तो 2 का गुणन प्रतिलोम जो आप देखें, 2 का गुणन प्रतिलोम आपका हो गया 1/2। तो आप समझ गए, गुणन प्रतिलोम मतलब गुना और प्रतिलोम मतलब उल्टा। तो 2 का उल्टा क्या होगा 1/2, ये का उल्टा क्या होगा तो 1/a। तो गुणन प्रतिलोम आप समझे, और इसका मेन कंसेप्ट यही रखिएगा कि गुणन प्रतिलोम ये होता है a का गुणन प्रतिलोम 1/a, या तो ये याद रखेंगे कि ये में क्या गुना करें ताकि रिजल्ट 1 हो जाए। तो आप समझ जाइएगा क्या गुना करना है। तो हम लोग इसको विस्तृत रूप से देखें। तो मित्रों, हमको लग रहा है ये आप समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आप समझे इसको। अब नेक्स्ट हम लोग, मित्रों बता दूं, मेरे एक मित्र हैं, वो कल वो सवाल पूछे थे कि सर माइनस प्लस का जोड़ करते हैं तो हमारा माइनस प्लस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उन मित्रों के लिए जिनका माइनस प्लस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो उनके लिए मैं आज एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ये इसी चैप्टर के अंतर्गत आएगा। जैसे -2 जोड़ 3 बराबर क्या, कोई लिख देते हैं -1, कोई लिख देते हैं 1। तो क्यों, ऐसा क्यों हो जाता है? या तो फिर -3 + 2 कितना, या तो फिर -3 - 1 बराबर कितना, या तो फिर -3 + 8 बराबर कितना। तो इन सभी सवालों का जवाब हम लोग इस तरह से देखते हैं। कुछ मित्र इसमें गड़बड़ा जाते हैं, तो उनको गड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, उनको संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक खोरठा देहाती एक स्टाइल लगाते हैं, देहाती ट्रिक। आइए, देहाती ट्रिक है कि 2 रुपया कर्जा था, माइनस मतलब कर्ज और प्लस मतलब हाथ में।
तो 2 रुपया आपके पास कर्ज था और आप कमा लिए, आपके हाथ में आ गया 3 रुपया, तो बोलिए आपके पास कर्ज रहा? नहीं। 2 रुपया कर्ज था, कमा लिए 3 रुपया, तो आपके पास कर्ज नहीं, आपके हाथ में 1 रुपया बच गया। समझ गए होंगे। अब ये देखिए कि 3 रुपया कर्ज था और आप कमाए हैं 2 रुपया, आपके हाथ में आया 2 रुपया, तो कर्ज 3 रुपया था लेकिन आपके हाथ में आया है 2 ही रुपया, तो आपके पास कर्ज तो बच गया। तो बोलिए कर्ज कितना बच गया? 1 रुपया। ये अपन आंसर हो गया। ये देखिए यहाँ पर देखिए कर्ज था आपके पास 3 रुपया और फिर कर्ज हो गया, 2 बार कर्ज हो गया। 3 रुपया कर्जा था और 1 रुपया कर्जा हो गया, तो बताइए कर्ज बढ़ गया ना। तो कर्ज बढ़ गया तो कितना कर्जा हो गया? 4 रुपया। 3 रुपया तो पहले से कर्जा था और फिर 1 रुपया कर्जा हो गया, तो कर्जा बढ़ गया, तो -4 हो गया। ये आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर कर्ज है 3 रुपया और हाथ में है 8 रुपया, तो 3 ही रुपया कर्ज है, हाथ में 8 रुपया आ गया, तो मेरे पास कर्ज तो नहीं रहा ना। मेरे पॉकेट में है कितना रुपया? 5 रुपया। 3 ही रुपया कर्जा था और पॉकेटों में 8 रुपया है, तो हमारे पास क्या है? कितना रह गया? 5 रुपया रह गया ना। तो 5 रुपया आपका क्या हो गया? प्लस में हो गया। तो मित्रों ये शायद समझ में आया होगा। ये देखिए कि यदि बोल दिया जाए -2 और -6, तो -2 टका कर्जा था और फिर 6 टका कर्जा हो गया, तो कर्जा तो बढ़ गया, 2 रुपया कर्जा और फिर 6 रुपया कर्जा, तो कर्ज हो गया 8 रुपया। कर्ज मतलब होता है माइनस। हम समझते हैं कि समझ रहे होंगे आप लोग। अब बोल दिया जाए कि 4 - 8, आपके पास में प्लस मतलब यहाँ कुछ साइन नहीं है, मतलब प्लस है, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो आपके हाथ में 4 रुपया है और आप खर्च कर रहे हैं 8 रुपया, तो भाई कर्ज होगा ना। 4 ही रुपया है और खर्चा कर रहे हैं 8 रुपया, तो कर्ज हो जाएगा आपका। कितना कर्ज हो जाएगा? तो 4 रुपया का कर्ज हो जाएगा। आप देखिए प्रैक्टिकल करके, आपके हाथ में 4 रुपया लेकिन आप सामान खरीद रहे हैं 8 रुपया, तो उधार रह जाएगा आपका कितना? 4 रुपया कर्ज रह जाएगा आप पर। तो ये आपका आंसर हुआ, ये भी आपका आंसर हो गया। अब आप ये देख सकते हैं कि 16 - 8, आपके हाथ में है 16 रुपया और आप खर्च कर रहे हैं 8 रुपया, तो आपके हाथ में कितना बच गया? 8 रुपया बच गया, तो ये आपका आंसर हो गया। अब बोल दें कि -20 और -30 कितना होगा? तो 20 रुपया पहले कर्ज था और फिर 30 टका कर्जा हो गया, तो 20 टका कर्जा और फिर 30 रुपया कर्जा, तो हो गया 50 रुपया कर्ज। आप ध्यान रखेंगे कर्ज के लिए हम लोग माइनस लिखते हैं। तो मित्रों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और लाइक बटन को भी दबा दें। धन्यवाद मित्रों, फिर अब मिलते हैं अगले टॉपिक्स के साथ।